जहां पर मैक्सिमम और जहां पर मिनिमम होता है, वहां पर हमने देखा था लास्ट क्लास में कि स्लोप हॉरिजॉन्टल हो जाता है ना। स्लोप हॉरिजॉन्टल हो जाता है मतलब dy बाई dx की वैल्यू जीरो हो जाती है, स्लोप जीरो हो जाता है। जैसे y वर्सेस x ग्राफ है, तो जहां पर y मैक्सिमम और जहां पर y मिनिमम होगा, जहां पर y मैक्सिमम और जहां पर y मिनिमम होगा, वहां पर स्लोप हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। वहां पर स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। हॉरिजॉन्टल स्लोप मतलब जीरो स्लोप। समझ में आया। तो y वर्सेस x ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हम कैसे निकालते हैं, dy बाई dx, वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आया, हमें मैक्सिमम मिनिमम बताना है, जैसे एक क्वेश्चन आया कि y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इसका dy बाई dx निकाला और उसको इक्वल टू जीरो किया। क्यों किया, समझ में आया, समझ में आया है सबको, है ना। ठीक है, फिर इसको इक्वल टू जीरो किया, इससे हमने x की वैल्यूज निकाली, एक आई x इक्वल टू 2, एक आई x इक्वल टू 3। फिर मैंने आपको बताया था कि ये तो वो पॉइंट्स हैं जहां पर y मैक्सिमम या मिनिमम है, ये पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट्स ऑफ मिनिमा है। समझ में आया। अभी हमें बताना है कि कौन पॉइंट किस x इक्वल टू 2 पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा या फिर 3 पर होगा। समझ में आया, ये हमें चेक करना है। तो फिर हमने क्या किया था, डबल डिफरेंशिएशन किया था। ये एक बार हमने डिफरेंशिएट किया इसको, फिर इसका एक बार और डिफरेंशिएशन किया हमने, तो ये आया था, है ना। फिर इसमें हमने x इक्वल टू 2 पुट करके देखा, x इक्वल टू 2 पुट करके देखा, तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया। तो जब भी डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आए जिस भी वैल्यू पर, मतलब उस वैल्यू पर फंक्शन मैक्सिमम है। याद है ये पॉइंट्स, सबको याद है ना, लास्ट क्लास में समझाया था मैंने, है ना। फिर x इक्वल टू 3 देखा हमने, उस पर पॉजिटिव आया। तो जिस भी वैल्यू पर डबल डिफरेंशिएशन में पुट करो आप, अगर वो पॉजिटिव आता है, अगर वो पॉजिटिव आता है तो वहां पर उस वैल्यू पर वो मिनिमा है। तो x इक्वल टू 3 पर तो फंक्शन का मिनिमा है और x इक्वल टू 2 पर फंक्शन का मैक्सिमा है। तो हमने 2 की वैल्यू पुट करी तो मैक्सिमम वैल्यू मिल गई हमें, कितनी मिली थी 39, और 3 पुट किया तो मिनिमम वैल्यू मिली 38। तो इस फंक्शन की, जो फंक्शन ये क्वेश्चन में गिवन था, है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 39 है और मिनिमम वैल्यू 38 है। कुछ भी वैल्यू पुट करो, इसके बीच में आंसर आएगा। समझ में आया क्या। इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबको समझ में आया था यहाँ तक, शर्विल, प्रीतेश, पृष्टि, है ना। यस सर। हाँ ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। एक कार्डबोर्ड, ध्यान से समझते हुए लिखना सब क्वेश्चन, ठीक है। ए कार्डबोर्ड ऑफ साइज 12 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर। सबको कार्डबोर्ड पता है ना। कुछ भी पार्सल वगैरह हम जब करवाते हैं तो जिस बॉक्स में रखते हैं वो कार्डबोर्ड का ही होता है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर इज कट एट 4 ऑफ इट्स कॉर्नर। इसके चारों कॉर्नर को हमें कट करना है। इसके चारों कॉर्नर को हमने क्या किया, 12 बाई 12 का, 12 बाई 12 का कार्डबोर्ड है, ऐसा स्क्वायर, उसके चारों कॉर्नर को हमें कट करना है, ठीक है। सच दैट इक्वल स्क्वायर्स ऑफ साइज y बाई y सेंटीमीटर। किस साइज का कट करना है, एक स्क्वायर कट करना है चारों कॉर्नर से, जिनकी साइज कितनी, y बाई y सेंटीमीटर, ठीक है। आर कट एट ईच कॉर्नर। नाउ द साइड्स आर folded to make an open box। तो हमसे पूछा है फाइंड y so that the volume of this box is maximum। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है,
क्वेश्चन में कोई डायग्राम गिवन नहीं है, या मैं क्वेश्चन पढ़ के बनाना है इसका डायग्राम। तो क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ता हूँ, मैं समझाता हूँ तुम्हें। एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, 12 बाई 12 सेंटीमीटर का है। उसके चारों कॉर्नर को हमें कट करके फिर फोल्ड करके एक ओपन बॉक्स बनाना है। ऐसे बॉक्स बनाना है, समझ में आया? ऐसे चारों तरफ से फोल्ड करके बॉक्स बनाना है। तो चारों तरफ से कॉर्नर कट करेंगे, फिर उसको फोल्ड कर देंगे। समझ में आया क्या? तो जो बॉक्स बनाना है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, ऐसे कट करना है। समझ में आया क्या? तो कितने साइज के स्क्वायर कट्स करें y बाई वाई के वॉल्यूम मैक्सिमम y की वैल्यू निकालने में। समझ में आया? तो अब इसका डायग्राम बना लेते हैं, सिंपल सा डायग्राम बनेगा। जैसे मान लो ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, ये लेंथ है इसकी 12 सेंटीमीटर, विड्थ भी इसकी 12 सेंटीमीटर। अब इसके चार कॉर्नर पे मान लो ये कॉर्नर मैंने कट किया, 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 ये कॉर्नर में, ये चारों कॉर्नर मैंने इसके कट कर दिए मान लो, है ना? कितनी साइज के? y बाई वाई। तो ये कट करने के बाद ये कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा ना कट करने के बाद। अब इसको हमें क्या करना है, यहां से ऐसे फोल्ड करना है। क्वेश्चन में ऐसा ही बोला है, ऐसे फोल्ड करके क्या बना देना है, ऐसे फोल्ड करके इनको ऊपर कर दो, बॉक्स बन जाएगा। समझ में आया? तो बॉक्स कैसा बनेगा? ऐसा बॉक्स बन जाएगा ना? समझ में आया सबको? तो इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। इसका वॉल्यूम निकालो सबसे पहले। तो वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है? रुको अभी समझो पहले, फिर एक साथ लिखना। वॉल्यूम क्या होता है? अगर मुझे इसका बेस का एरिया और हाइट मिल जाए, तो बेस एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कर दूंगा तो वॉल्यूम मिल जाएगा, है ना? तो ये लेंथ कितनी होगी? ये वाई है, ये वाई है, तो इस वाई में से दोनों तरफ से वाई वाई कट हुआ, तो ये लेंथ कितनी बची? 12 - 2y। और ये लेंथ भी कितनी बचेगी? 12 - 2y। समझ में आया क्या? इसी को मैंने फोल्ड कर दिया, तो ये लेंथ कितनी है? 12 - 2y। ये लेंथ भी कितनी है? 12 - 2y। समझ में आया? तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 12 - 2y का होल स्क्वायर, लेंथ इंटू विड्थ। और हाइट कितनी है? हाइट ये होगी, इसको मैं ऐसे ऊपर करूंगा तो y इसकी हाइट होगी ना? समझ में आया कि इस बॉक्स की हाइट कितनी होगी? y। समझ में आया? तो ये y हमें निकालना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम हो। ऐसे कट करना है स्क्वायर के कॉर्नर, ये पूरा कॉर्नर ऐसे इस साइज का कट करना है कि इससे जो वॉल्यूम बनेगा, बॉक्स का वॉल्यूम जो होगा वो मैक्सिमाइज हो जाए। समझ में आया क्या? तो जब भी मैक्सिमम या मिनिमम का क्वेश्चन आता है तो हमें एक कंसेप्ट याद में आता है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कि कोई भी इक्वेशन अगर हमें मिल जाए तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी हमें आती है, बट वो इक्वेशन तो हो। समझ में आया क्या? तो हम वही इक्वेशन निकाल रहे हैं। समझ में आया क्या निकाल रहे हैं हम? हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है तो वॉल्यूम की इक्वेशन निकालें। तो बताओ वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा 12 - 2y का होल स्क्वायर इंटू वाई। बताओ इसमें कोई को डाउट है क्या? समझ में आ गया सबको, है ना? एरिया इंटू हाइट,
एरिया 12 माइनस 2y इंटू 12 माइनस 2y मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू हाइट कर दिया तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हमें पता है अगर मैं v वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम y का फंक्शन है कि नहीं है, वॉल्यूम y पे डिपेंड कर रहा है ना, ये y की वैल्यू चेंज करो तुम, वॉल्यूम चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा? जैसे y x पे डिपेंड करता है, यहाँ पर v y पर डिपेंड कर रहा है। निहारिका रुक जाओ, पहले समझो, इधर कंसेप्ट सीखो, मैं लिख तो बाद में भी सकते हो, है ना। सो वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे? y पर। तो y को चेंज करेंगे तो v चेंज होगा, तो y की कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसपे v मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? कोई तो वैल्यू होगी जिसपे v क्या होगा? मैक्सिमम। तो अगर मैं v वर्सेस y ग्राफ अगर मुझे दिया होता तो उसमें तो मुझे मैक्सिमम पता लग जाता, बट ग्राफ भी नहीं है तो कैसे पता? हमें ये तो पता है कि जिस वैल्यू पर ये मैक्सिमम होगा वहां पर स्लोप 0 होगा, होगा कि नहीं होगा? हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, स्लोप निकाल के इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यही करते हैं ना। जब भी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे आप, उसका स्लोप निकालोगे और इक्वल टू 0 पुट करोगे। क्यों? क्योंकि जहां पर मैक्सिमम या मिनिमम होता है वहां पर स्लोप 0 होता है। समझ में आया पृष्टि? है ना? ठीक है। सो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, इसका स्लोप क्या होगा? dv बाई dy। जैसे y अगर x का फंक्शन है तो स्लोप होता है dy बाई dx, वैसे v y का फंक्शन है तो स्लोप क्या होगा? dv बाई dy। समझ में आया? हाँ, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले एक बार इसको और इजी बना लो, वरना इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा इसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके सिंपल एक इक्वेशन बना लो। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ, तो इसका होल स्क्वायर ओपन करूंगा मैं, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2ab, 12 इंटू 2 24 इंटू 2 48y, सबको a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आता ही इंटू वाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया मैंने। समझ में आया? अब y अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? 144y प्लस 4y क्यूब माइनस 48y स्क्वायर। समझ में आया क्या? समझ में आ गया? अब आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे और उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो जिस y की वैल्यू आएगी उस पर वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। समझ में आया क्या प्रीतेश? समझ में आया? yes, यहाँ तक समझ में आया? yes, sir. तो इसका डिफरेंशिएशन निकाल, अब तुम ही बोलो मुझे क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन। dv बाई dy आएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि y पे डिपेंड कर रहा है। तो 144y का क्या होगा? 144 बोलो, मेरे लिखने से बोलो, पहले बोलो आंसर। 4y क्यूब का क्या होगा? 12y स्क्वायर माइनस 48y स्क्वायर का क्या होगा? 48 कांस्टेंट है, y स्क्वायर का 2y, तो 96y ये होगा ना। समझ में आया क्या? समझ। अब इसको क्या करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है। अब इसमें पहले क्या कॉमन आ रहा है? 12 कॉमन आ रहा है, तो 12 को कॉमन में ले लो। तो 12 कॉमन में लूंगा मैं तो क्या बचेगा? 12 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। समझ में आया? अब 12 0 में चला जाएगा तो इक्वेशन क्या बची? वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर निकालने में, इसका फैक्टर आएगा 6 और 2, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, सिंपल इक्वेशन है। फैक्टर क्या आएगा इसका? तो क्या लिखूंगा? वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 2y प्लस 12, ये सबको करना आता है ना फैक्टराइजेशन मेथड। इसके रूट्स निकालने ना, y की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो रूट्स आएंगे, तो एक आएगा 6 और एक आएगा 2। देख लो, सोल्व कर लो इसको। y कॉमन आएगा तो बचेगा y माइनस 6, माइनस 2 कॉमन आएगा तो बचेगा y माइनस 6। तो अब क्या बचा? y माइनस 6 कॉमन आ गया तो बचा y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसके बाद यहाँ लिखूंगा मैं, समझ में आया? यहाँ पे लिखता हूँ। तो y की दो वैल्यू आई, एक आई 6 और एक आई 2। तो एक पर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा और एक पर मिनिमम होगा। दो वैल्यू आई ना, तो एक पर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा और एक पर मिनिमम होगा। अब तरीका क्या बोलता है कि डबल डिफरेंशिएशन करो फिर उसमें दोनों वैल्यू पुट करो। समझ में आया क्या? डबल डिफरेंशिएशन करो फिर उसमें दोनों वैल्यू पुट करो। अगर नेगेटिव आता है जिस वैल्यू पर तो वो मैक्सिमम है, और जिस वैल्यू पर पॉजिटिव आता है वो मिनिमम है। बट मुझे बताओ, इसमें बिना किए भी हम बता सकते हैं कि y इक्वल टू 6 पर वॉल्यूम मिनिमम होगा, क्योंकि वॉल्यूम 0 हो जाएगा y इक्वल टू 6 पर। तो
अगर मैं 6/6 का स्क्वायर कट करूं, ये 6/6 का, तो ये कट करके मैंने निकाल दिया तो कुछ बचेगा ही नहीं, फिर तो कुछ बचेगा क्या? समझ में आया क्या? हाँ, तो वॉल्यूम क्या आएगा? अगर y की वैल्यू 6 है तो वॉल्यूम 0 आएगा। चाहो तो इसमें पुट करके भी देख लो। तो ये तो मिनिमम हो गया, हमें वॉल्यूम मिनिमम करना है या मैक्सिमम? मैक्सिमम करना है। समझ में आया? तो क्या आंसर आएगा? y = 2, ये आंसर है। समझ में आया? इस पर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, हमसे यही पूछा था। और मैक्सिमम वैल्यू बता भी सकते हैं हम, इसमें y की वैल्यू 2 पुट कर दो तो मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा इसका। अगर आपसे पूछा जाए कि 12/12 के कार्डबोर्ड से हम कितना मैक्सिमम वॉल्यूम का बॉक्स बना सकते हैं बाय कटिंग द स्क्वायर एट ईच कॉर्नर, तो y की वैल्यू 2 आएगी, उसको इसमें पुट करो तो मैक्सिमम वॉल्यूम भी आ जाएगा। समझ में आया क्या? आया समझ में क्वेश्चन? तो ऐसे करते हैं क्वेश्चन। तो जब भी मैक्सिमम या मिनिमम ऐसे कुछ आपको पता लगे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं मैक्सिमम या मिनिमम, तो एक ध्यान जाना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम वाला जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है, स्लोप निकाल के इक्वल टू 0 करने वाला। स्लोप कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएशन से, इसलिए मैंने डिफरेंशिएशन सबको सिखाया पहले। समझ में आया क्या? समझ में आया कंसेप्ट? सो डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। हमने डिफरेंशिएशन की यूजेस क्या क्या होते हैं, मैक्सिमा, मिनिमा, रेट ऑफ चेंज, ये सब भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। ये लिखो पहले। सो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, तो जब हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था तो मैंने थोड़ा बहुत बताया था इंटीग्रेशन के बारे में भी। एक बार फिर से थोड़ा सा फिर से समझते हैं, फिर शुरू करेंगे। मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था कि फिर उससे मैंने समझाया था डिफरेंशिएशन इज यूज्ड टू स्प्लिट अप फिजिकल क्वांटिटीज। डिफरेंशिएशन हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड करने में, स्प्लिट करने में काम में लेते हैं, और इंटीग्रेशन का काम लेते हैं हम उन सबको ऐड करने के लिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल समझाया था कि मान लो एक रोड है, उसकी लेंथ मेजर करनी है और मेरे पास स्केल है छोटा सा, तो कैसे मेजर करेंगे? तो हम उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, ईच पार्ट की लेंथ मेजर कर लेंगे और फिर उन सबको ऐड कर देंगे। याद है? तो डिवाइड करने को हमने बोला था डिफरेंशिएशन और ऐड करने को बोला था इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू इंटीग्रेट, मतलब ऐड करने को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। छोटी छोटी क्वांटिटीज को अगर हमें ऐड करना है तो एक तरीका होता है इंटीग्रेशन यूज कर लो, तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन समझना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ। सो ये जस्ट बेसिकली ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, एग्जैक्टली रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का, जस्ट उल्टा। जैसे हमने पढ़ा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोसेक्स, तो अब पढ़ेंगे कोसेक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। समझ में आया? साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो कोसेक्स आएगा, और फिर कोसेक्स को अगर फिर से इंटीग्रेट कर दोगे तो फिर से वही मेन फंक्शन आ जाएगा साइन एक्स। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, क्योंकि दोनों का काम भी एक दूसरे का उल्टा है। उसका काम है डिवाइड करना, इसका काम है उन सब पार्ट्स को ऐड कर देना। समझ में आया? डिफरेंशिएशन में हम डिफरेंशियल चेंज की बात करते हैं, छोटे छोटे चेंज, और ये उन सबको ऐड कर देता है, ये टोटल चेंज बता देता है। समझ में आया क्या? आया समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? है ना? सो एक लाइन ये लिख लेते हैं सबसे पहले, फिर और आगे बढ़ेंगे। मैथमेटिकली दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे मान लो मेरे पास एक कोई फंक्शन है y = f(x), ये एक फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy/dx, है ना? इसको हम f'(x) भी बोलते हैं, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, है ना? y = f(x) फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy/dx या f'(x). समझ में आया? अब अगर मैं इसका फिर से इंटीग्रेशन करूं, मैं इसका क्या करूं? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का साइन होता है ये ऐसे सांप जैसा, ये इंटीग्रेशन का साइन है। तो f'(x) का मैं फिर से इंटीग्रेशन करूंगा तो वो वापस से मुझे f(x) दे देगा। समझ में आया क्या दे देगा?
उल्टा है। जैसे मैंने बोला था ना साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x को फिर से इंटीग्रेट करोगे तो फिर से साइन एक्स आ जाएगा। तो इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो फिर से क्या आ जाएगा, एफ एक्स। हमने लिखा ही है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समझ में आया? ठीक है। अब ये जो इंटीग्रेशन होता है ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। तो ये भी लिख लेते हैं। सो बेस्ड ऑन रिजल्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन, it is of two types। ठीक है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? फर्स्ट मैं लिख रहा हूं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। सेकंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है। तो पहले इंडेफिनेट इंटीग्रेशन समझेंगे हम, फिर बाद में डेफिनेट इंटीग्रेशन समझेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी बताता हूँ। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट नाम से समझो, इसका जो रिजल्ट आएगा उसकी डेफिनेट वैल्यू नहीं होगी, तो क्या होगी वो देखते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है देखो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5। ये एक फंक्शन, समझ में आया क्या? y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5। अब इसका डिफरेंशिएशन करना हमने सीख रखा है। मुझे बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 6x होगा, है ना। 5 का 0 होगा और 3x स्क्वायर का 6x होगा। समझ में आया? अब मुझे इंटीग्रेशन करना है। मुझे क्या करना है? इंटीग्रेशन। एक बार मैंने डिफरेंशिएशन किया, अब मैं इंटीग्रेशन करके चेक करूंगा कि वही वैल्यू आती है कि नहीं। समझ में आया? तो इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे? देखो इंटीग्रेशन करते वक्त हमेशा x वाली क्वांटिटी सब एक साइड होनी चाहिए इक्वेशन के, और y वाली क्वांटिटी सब एक तरफ होनी चाहिए। आइदर LHS में होनी चाहिए, RHS में होनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी देखो x y के साथ मिक्स है, तो इसको इधर ले जाओ। इंटीग्रेशन करने से पहले हमें ऐसा करना पड़ता है। समझ में आया? तो इधर क्या बनेगा, dy, और इधर हो जाएगा 6x dx। समझ में आया क्या? समझ में आया? हाँ। अब करो इंटीग्रेशन। तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेट बोथ साइड। कोई भी प्रोसेस हम करते हैं तो इक्वेशन के दोनों साइड करनी पड़ती है, एक साइड नहीं कर सकते। समझ में आया? तो इक्वेशन क्या थी, dy इज इक्वल टू 6x dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन। समझ में आया क्या? दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान से समझो, एकदम जीरो से समझ रहे हैं। अब इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है ऐड करना। तो यहाँ पर मैं dy के आगे इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग है कि बहुत सारे छोटे छोटे dy को हम ऐड कर रहे हैं। dy क्या था? अगर मैं y के, मान लो कोई y इतनी बड़ी चीज है, ये y है, इसके अगर मैं हजारों लाखों पार्ट्स कर दूं, बहुत सारे इतने पार्ट्स कर दूं, तो इसकी टोटल वैल्यू y थी, तो ईच पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, dy होगी ना। d मतलब बहुत बहुत छोटा, याद है ना d का मतलब क्या होता है ना। सो अगर मैं इसके बहुत छोटे वैल्यू कर दूं तो ईच पार्ट की वैल्यू क्या होगी, dy। अब अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, फिर से ऐड कर दूं, तो फिर से वैल्यू क्या बन जाएगी, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो y बन जाएगी ना। समझ में आया सबको? तो ये इंटीग्रेशन का मीनिंग यही होता है, फिर से ऐड कर दो इनको। समझ में आया क्या? डिफरेंशिएशन करके हमने इसको डिवाइड किया था, y को भी और x को भी। ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो फिर से हम सबको क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। समझ में आया? तो dy का इंटीग्रेशन मतलब सारे dy को ऐड कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, फिर से इसकी वैल्यू क्या आएगी, dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, y आएगा। समझ में आया क्या? आया समझ में? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी किसी की भी? थोड़ा तेज बोलो। ठीक है। हाँ। अब देखो, अब इस तरफ वाले का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमें पता है कि जिसका हम डिफरेंशिएशन करके जो वैल्यू आती है उसी का इंटीग्रेशन करो तो फिर से वही वैल्यू आ जाती है।
तो इसका डिफरेंशिएशन ये आया, ये आया, तो इसका इंटीग्रेशन फिर से ये आना चाहिए। समझ में आया क्या? हाँ, ये कैसे आएगा बाद में वो मैं बता दूंगा, बट अभी तो मुझे पता है ना, डायरेक्ट हमने यहाँ से स्टार्टिंग की है, तो हमने डिफरेंशिएशन किया, फिर उसको फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से वही वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया क्या? तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 6x dx का, इसका होगा 3x² + 5। समझ में आया क्या? तो देखो जहां से चले थे वहीं आ गया वापस, क्वेश्चन भी यहीं से शुरू हुआ था। आया समझ में? हम अगर किसी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करते हैं तो फिर से वही आ जाती है। समझ में आया? जैसे इसका ऐसे समझो, आपने किसी क्वांटिटी को 10 से डिवाइड किया, फिर 10 से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही आ जाएगी ना वो तो। समझ में आया? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिवाइड करना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है उन सभी पार्ट्स को फिर से ऐड कर देना, तो वो तो वही आ जाएगी फिर से। समझ में आया? आया समझ में सबको? हाँ हाँ, शर्विल बोलो, कोई डाउट है शर्विल? यस सर। हाँ x और dx हाँ, का 3x² कैसे गया? क्या? 6x dx का 3x² + 5 कैसे गया? वो मैं फॉर्मूला बताऊंगा तुम्हें, अभी तो ऐसे समझो कि जिस हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, तो जो वैल्यू आएगी उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, फिर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कैसे आता है। समझ में आया क्या? ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा फॉर्मूला, जैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले होते हैं ना। अभी बस बेसिक मीनिंग समझो इसका। डिफरेंशिएशन हम जिस क्वांटिटी का करते हैं उस, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर से उसका इंटीग्रेशन कर दो तो वही क्वांटिटी आ जाती है। समझ में आया शर्विल? यस हाँ, सर। अब देखो, अभी तो मैं तुम्हें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है वो समझाना चाह रहा हूँ। अब मान लो एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो, y = 3x² + 8 मान लो ये है। समझ में आया? मुझे बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 6x, 6x होगा इसका डिफरेंशियल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, x को इधर ले जाऊंगा, तो dy = 6x dx। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो dy, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूंगा तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, dy का इंटीग्रेशन तो y आ जाएगा। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन 6x dx का क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 6x dx कितना होगा बताओ? हाँ, 3x² + 8, ये लिख दूं मैं यहाँ पे। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने इसका इंटीग्रेशन लिखा 3x² + 5, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन लिखा 3x² + 8, तो दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कैसे आ रहा है? क्वांटिटी तो एक ही है, अलग अलग कैसे आ रहा है बताओ? यहाँ पर ये 5 और 8 में कुछ ना कुछ तो लोचा है। समझ में आया क्या? है कि नहीं है? हाँ, ये 5 और 8 में कुछ ना कुछ तो लोचा है ना। हाँ, यस। ये अलग अलग कैसे आ रहा है? सेम आना चाहिए यहाँ पे तो। हम इंटीग्रेशन तो एक ही क्वांटिटी का कर रहे हैं ना, इसका कर रहे हैं ना हम इंटीग्रेशन, तो दोनों बार सेम का कर रहे हैं तो आंसर भी सेम आना चाहिए। अलग अलग कैसे आएगा? क्वेश्चन एक ही है तो आंसर भी एक ही होना चाहिए। समझ में आया क्या? तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है देखो, इसको ध्यान से समझो। यहाँ पर मैंने लिखा +5 और यहाँ पर मैंने लिखा था +8। एक्चुअल में मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा या 8 आएगा, कुछ भी नहीं पता। कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 6 भी, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। समझ में आया क्या? जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये थोड़ा ना पता होगा कि इनिशियल क्वांटिटी क्या थी, हमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ये क्वेश्चन आएगा हमें तो यहाँ तो अभी हमने देख के लिख दिया कि 8 है तो यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख दिया, बट हमें कोई पता नहीं होगा। समझ में आया? तो हमें क्या चीज पता नहीं होगी कि प्लस में कितना कांस्टेंट नंबर है, वो हमें नहीं पता। समझ में आया? क्या नहीं पता हमें?
कि यहाँ पे प्लस में कितना कांस्टेंट नंबर है वो हमें नहीं पता, वो एक इंडेफिनिट वैल्यू है, वो कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 10 20 45 55 माइनस में -45 माइनस कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो समझ में आया क्या? हाँ, तो ऐसे इंटीग्रेशन का जिसमें हमें पता ही नहीं कि प्लस में कांस्टेंट कितना आएगा, उसको बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। समझ में आया क्या? इसका रिजल्ट इनडेफिनिट होता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? इनडेफिनिट। तो यहां पर हम इसलिए आंसर में +5 या +8 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे +C। क्या लिखेंगे? +C। इसका रिजल्ट हम इनडेफिनिट है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? C क्या है? इट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आया? और ये कितना भी हो सकता है, और अगर इसकी वैल्यू हमें पता लग जाए तो उस इंटीग्रेशन को बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर इसकी किसी तरीके से हमें वैल्यू पता लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो कैसे पता लगती है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। समझ में आया क्या? हाँ, तो जब भी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो +C लगाना जरूरी है, वरना आंसर गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ में आया क्या? समझ में आया इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है? Yes, sir. हाँ, इंडेफिनेट क्यों बोलते हैं इसको? मैंने आपको 2 एग्जांपल से समझाया कि ये भी हो सकता है क्वेश्चन, ये भी हो सकता है, बट फाइनल हम 5 लिखें या 8 लिखें तो वो तो फिक्स नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? +C। आया समझ में? लिखो इसको यहां तक। ओके, सो एक बार फिर से हम प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन समझ लेते हैं। प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ये जस्ट रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का, है ना? तो जैसे मान लो मेरे पास कोई एक फंक्शन है y = f(x), तो इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो dy/dx आएगा f'(x), है ना? तो मैं x को एक तरफ और y को एक तरफ कर लूंगा, तो क्या बन जाएगा? dy = f'(x) dx, ये बन जाएगा ना? अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेट बोथ साइड, ये प्रोसेस होती है। So dy, integration of dy is equal to integration of f'(x) dx। तो dy का इंटीग्रेशन क्या होता है? y, और f'(x) का क्या होगा? f(x) प्लस c भी लगाना पड़ेगा। समझ में आया क्या? क्या लगाना पड़ेगा साथ में? +c, क्योंकि वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है या कोई और भी वैल्यू हो सकती है। आया समझ में? ठीक है। अब इंटीग्रेशन करने के जैसे डिफरेंशिएशन के हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, सभी फंक्शन के, अलजेब्रिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, लॉगरिथमिक हो या एक्सपोनेंशियल, है ना? वैसे इसके भी फॉर्मूलेज हैं, तो हमें डायरेक्ट याद रखना है वो। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्ट इंटीग्रेशन रिजल्ट्स, जो हमें याद रखने हैं। डायरेक्ट इंटीग्रेशन रिजल्ट्स, जैसे सबसे फर्स्ट फॉर्मूला, कोई अलजेब्रिक फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? जैसे मुझे करना है इसका इंटीग्रेशन x⁴n dx। अब ये dx कहाँ से आता है? समझ में आया ना? ये dy के नीचे वाला dx है जो यहाँ आ जाता है। समझ में आया क्या? ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे। तो x⁴n है ये dx, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा? x⁴n+1 अपॉन n+1 अपॉन n+1 प्लस c। समझ में आया क्या? जैसे इक्वेशन करते हैं, इक्वेशन करते हैं, सिंपल दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x² dx बताओ क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ x² dx x³ 3 + c। हाँ, x⁴2+1 अपॉन 2+1 प्लस c, तो x³ 3 आ जाएगा। समझ में आया क्या? प्लस c, ठीक है। और x³ 3 का तुम
डिफरेंशिएशन करोगे ना, अगर मान लो x³/3 का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 3x² 3 से 3 कैंसिल, तो x² आ जाएगा वापस। समझ में आया क्या? हाँ, समझ में आया? Yes. दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आया समझ में? अगर तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर से x⁴n आ जाएगा। आया समझ में? Yes, sir. इसका डिफरेंशिएशन करके बताऊं, x⁴n+1/n+1 का, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n+1 आगे आ जाएगा, तो क्या बचेगा, x⁴n+1 -1, एक पावर कम हो जाती है ना, Yes, sir. है ना, अपॉन n+1, तो n+1 से n+1 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल, तो x⁴n आ गया ना। c का तो 0 होता है डिफरेंशिएशन। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. समझ में आया? दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं। इसका बताओ। x⁵ plus c. कितना? x⁵ plus c. ये x³ है, x⁴ नहीं है वो, x³ है वो। Four. x³ है वो। 4/4. तो 4 इंटू x⁴4/4 प्लस c आएगा, 4 से 4 कैंसिल। समझ में आया क्या? समझ में आया? Yes. एक और करो, इंटीग्रेशन 3dx। इंटीग्रेशन 3dx, इसका क्या आएगा आंसर? 3x. 3x आएगा इसका। देखो इसका कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। 3 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x। 3 तो कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x। तो क्या आंसर आएगा, 3x प्लस c। समझ में आया? Yes. समझ में आया? c लगाना जरूरी है, इंडेफिनेट वैल्यू आ रही है, क्योंकि कब डेफिनेट आएगी वो हम बाद में सीखेंगे। कैसे पता लगेगा डेफिनेट वैल्यू आएगी, वो बाद में सीखेंगे, अभी तो c लगाना है सब में। समझ में आया क्या? Yes. एक और करो, एक और करो। नहीं, 2/x² कर लो उसको। तो इसका ये एक्चुअल में x⁻² है, तो 2 तो कांस्टेंट है, तो क्या बनेगा, x⁻² प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। अब इसको तुम लिख लेना पूरा सोल्व करके, x⁻−1 अपॉन -1, तो -1/x आएगा उसका, तो -2/x हो जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. -2/x प्लस c आएगा आंसर। ठीक है, इसका देखो। हुआ? Yes.
sir. क्या आया? अगर Quadratic इसमें हम plus ऐसे करेंगे x की पावर -1 है ना, अगर इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1 प्लस c, तो ये तो 0 हो गया नीचे, तो इन्फिनाइट आंसर आ रहा है इसका। तो क्या आंसर आ रहा है? infinity. तो ये गलत है, ऐसे नहीं करना है इसको। मुझे बताओ ln ऑफ x का y = ln ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? सौम्या अनम्यूट करके बोलो। 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln of x. ln ऑफ x होगा ना। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? मैं क्या करूंगा, dy = x को इधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा 1/x dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूंगा तो dy का इंटीग्रेशन y और इसका इंटीग्रेशन ln ऑफ x आएगा ना। समझ में आया क्या? ये फॉर्मूला है, इसको याद रखो। ये फॉर्मूला है, इसको मैं फॉर्मूले की लिस्ट में डालूंगा कि 1/x dx का इंटीग्रेशन 1/x, फॉर्मूला नंबर 2, 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ x प्लस c। समझ में आया क्या? तो इसका आंसर क्या आएगा? ln ऑफ x प्लस c। मतलब ये फॉर्मूला सब पर वैलिड है, ओनली किस पर वैलिड नहीं है? n = -1 पर ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1 हो तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। इट इज नॉट वैलिड ऑन दिस वैल्यू ऑफ n। समझ में आया? क्योंकि n = -1 मतलब वो हो जाएगा 1/x, तो उसका इंटीग्रेशन तो हमें अलग से पता है, वो होता है ln ऑफ x। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा होता है ना। ठीक है रिया, आपको हो सकता है अभी थोड़ा समझ में कम आएगा क्योंकि मैंने बेसिक समझा दिया इंटीग्रेशन का पहले, तो रिकॉर्डिंग में देखना फिर दोबारा, फिर समझ में आएगा। ठीक है, देन मुझे बताओ e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? E की power. e की पावर x से होता है, तो उसका इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx भी यही होगा। इसका डिफरेंशिएशन भी यही है, तो उसका इंटीग्रेशन भी वही होगा। समझ में आया? एक और फॉर्मूला, ये इतना काम में नहीं आता है, a की पावर x dx, इसका होगा a की पावर x अपॉन ln ऑफ a प्लस c। लिख लो ये चारों फॉर्मूले। अब देखो, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले बचे हुए। तो पहले मैं डिफरेंशिएशन वाले, तुम्हें अगर याद हो तो मुझे बताओ, डिफरेंशिएशन में हमने 6 फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? मैं डिफरेंशिएशन लिख रहा हूं इधर, cos x। सेकंड, cos x का क्या था? Minus sin x. माइनस साइन एक्स। थर्ड, tan x का क्या था? Sec square x. sec स्क्वायर x। सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, फोर्थ, cot x का क्या था? Minus cosec square. माइनस कोसेक स्क्वायर x। फिफ्थ, साइन कोस टेन कोट सेक। सेक x का क्या था? सेक x टेन x, है ना। और सिक्स्थ, कोसेक x का क्या था? माइनस कोसेक x कोट x। याद है ना? Yes. अब इन सब का इंटीग्रेशन इधर वाली वैल्यूज आएंगी। समझ में आया? तो 6 फॉर्मूले में लिखूंगा इधर, तो कितने हो गए थे टोटल? 4। तो फिफ्थ फॉर्मूला क्या होगा? मुझे बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा? फिफ्थ फॉर्मूला है, Minus. इसको देखो, इसका इंटीग्रेशन होगा sin x, तो sin x प्लस c लगाना है। सिक्स फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ, मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन x क्या होगा? Cosec. cos x। तो ये माइनस में इधर भेज दूं, समझ में आया? तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होगा? माइनस cos x प्लस। आया क्या समझ में? हाँ,
आया समझ में? सेवंथ सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा? हाँ, और यहाँ dx भी लगाना है। dx पता है ना कहाँ से आता है? सेक स्क्वायर एक्स dx का क्या होगा? क्या था? 10x होगा। उधर देखो 10x का सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा? 10x प्लस सी। समझ में आया? हाँ Yes. हाँ। देन फिर कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा? Cot X. कोसेक स्क्वायर एक्स Cot X plus C. माइनस कोट एक्स आएगा प्लस सी। समझ में आया? देन सेक एक्स 10x का क्या होगा? Sec X. सेक एक्स प्लस सी। देन कोसेक एक्स कोट एक्स का क्या होगा? माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। समझ में आया क्या आगे सबको? तो टोटल 10 रिजल्ट तो हमें याद रखने हैं। जब भी क्वेश्चन में डायरेक्ट इनसे रिलेटेड आए तो हम सोल्व कर सकते हैं। समझ में आया क्या? अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बाई 2 प्लस 4 बाई एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 dx। इसका इंटीग्रेशन करो जल्दी से सब लोग। है ना? ऐसे क्वेश्चन आता है i इक्वल टू, इसकी वैल्यू बताओ, इसका इंटीग्रेशन करना है। i इक्वल टू ऐसे। देखो ये फर्स्ट टाइम है तो इसमें तो मैं तुम्हें इंडिविजुअल करके बता रहा हूँ, बट एक साथ भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, ये dx को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब बाई 2 dx प्लस सबका इंटीग्रेशन में अलग अलग कर रहा हूँ, प्लस बीच में प्लस है, प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या बचेगा? 4 बाई एक्स स्क्वायर dx प्लस 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 5 dx। समझ में आया? है ना? अब देखो इस एक्स क्यूब बाई 2 1/2 तो कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर 4/4 होगा कि नहीं होगा? तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 4/8। समझ में आया? अब इसका एक कांस्टेंट आएगा c, बट इसको यहां मत लिखो, एक साथ सारे कांस्टेंट ऐड करके एक ही कांस्टेंट लिख देंगे। ये तो वैसे भी इंडेफिनिट वैल्यू है ना, तो इसको यहां मत लिखो। समझ में आया? प्लस 4/x, तो 4 कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ये आएगा इसका। इसको सोल्व कर लोगे तुम, है ना? समझ में आया? समझ में आया? तो ये आएगा -4/x आएगा। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? -4/x प्लस सी मत लिखो, सारे कांस्टेंट को ऐड करके लास्ट में लिख देंगे। प्लस इसका क्या आएगा? 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल। प्लस इसका क्या आएगा? 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो वो आएगा x, तो ये आएगा 5x, और फिर फाइनली प्लस सी लिख दो एक साथ। समझ में आया? तो ये आंसर है इसका। आया समझ में? Yes, sir. अब ये करो। अब देखो, अब इसका एक ही बार में करो। 5x स्क्वायर का क्या होगा? 5 तो कांस्टेंट है एक्स क्यूब बाई 3, है ना? प्लस 4x की पावर 4x रेज टू पावर -6 का क्या होगा? 4, तो क्या बचेगा? x की पावर -6 प्लस 1 अपॉन -6 प्लस 1, है ना? समझ में आया? प्लस 5 कांस्टेंट है, 1/x का क्या होता है? ln ऑफ x, तो निहारी का इसका क्या आएगा? 5/x का क्या आएगा? 5 into ln of x. यस, वेरी गुड। 5 इंटू ln ऑफ x प्लस 3 dx का क्या आएगा? 3x प्लस c। क्या आया आंसर? समझ में आया?
समझ में आ गया? चेंज कर दूं पेज? Yes, sir. इसका करो। देखो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? Tan x. 10x। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, तो क्या आएगा 10x/2। साइन एक्स का क्या होता है? माइनस कोस एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कोस x/4 प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, तो 3 कांस्टेंट है, तो 3 ई की पावर एक्स प्लस सी। समझ में आया? Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. एक और कर लो। हो गया? Yes, sir. क्या आएगा इसका? 3 3/2 sec x tan x का क्या होता है? sec x है ना। cosec स्क्वायर x का क्या होता है? minus cot x. cos It becomes माइनस cot x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cot x/4। और cosec x cot x का क्या होता है? cos. cosec x cot x का Cosec. Minus cosec. माइनस cosec x। हाँ, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस +2 cosec x प्लस। समझ में आया? Yes, sir. हाँ। अब देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन है सब में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिए मैंने। सब में क्या दिया है मैंने? कोई ना कोई फॉर्मूला याद हो आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? बट जरूरी तो नहीं है फॉर्मूला बेस्ड ही आए सारे क्वेश्चन। ये तो डायरेक्ट रिजल्ट थे, उन पे मैंने क्वेश्चन दे दिए। अगर मान लो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया, इंटीग्रेशन करना है, और अगर आपको फॉर्मूला बेस्ड नहीं दिख रहा है, तो फिर जो नेक्स्ट आपको क्लिक होना चाहिए कि कैसे करना है, वो अब हम पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये वाली मेथड आपको क्लिक होनी चाहिए कि इससे करके देखते हैं। समझ में आया? तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। फिर से बोल रहा हूं, ये कब यूज करना है हमें? जब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ना हो। समझ में आया? व्हेन इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड क्या होता है? जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे ये इंटीग्रेंड है, आई मतलब इंटीग्रेंड, जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। समझ में आया? इसको बोलते हैं इंटीग्रेंड। व्हेन इंटीग्रेंड इज नॉट इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की डायरेक्ट फॉर्म में हमने लिखी ना 10 फॉर्मूले, उसकी डायरेक्ट फॉर्म में नहीं हो तो कैसे करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। अब ध्यान से समझना है मेथड, एक बार में मुश्किल से समझ में आएगी, बट ट्राई करो, प्रैक्टिस से आती है। ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो
इंटीग्रेशन ऑफ ln of x अपॉन x dx, ये क्वेश्चन है। अब इसका हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या इसको करने का? ये डायरेक्ट रिजल्ट है क्या इसका हमारे पास कि डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दें हम? नहीं है। समझ में आया? तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसका आपको डायरेक्ट रिजल्ट नहीं पता हो, समझ में आया, जिसका आपको डायरेक्ट रिजल्ट नहीं पता हो, तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि सेकंड स्टेप मेथड क्या होती है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वो लगाने का सोचेंगे। तो अब उससे कैसे करेंगे वो देखो। देखो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप म्यूट हो गए। रुको बच्चों, मेरी शायद आईपैड में नेटवर्क चला गया, रुको एक सेकंड। सो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे कि जब भी हमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए तो हम ये मेथड यूज करने का सोचेंगे। तो इसमें से किसी भी एक क्वांटिटी को टी पुट करेंगे। जैसे मान लो अगर मैं x को टी पुट कर दूं तो ये क्वेश्चन फिर से वैसा ही बन जाएगा, ln ऑफ t अपॉन t इंटू dt। तो ये तो वैसा ही बन गया, कोई चेंज हुआ ही नहीं इसमें। तो इसको t मत पुट करो। समझ में आया? ऐसी वैल्यू को टी पुट करो जिससे क्वेश्चन सोल्व होता हुआ लगे आपको कि इससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। समझ में आया? तो वो प्रैक्टिस से समझ में आएगा। तो इसमें मैं किसको टी पुट कर रहा हूँ, ln ऑफ x को मैं टी पुट कर रहा हूँ। समझ में आया? ln ऑफ x को मैंने टी पुट कर दिया। मैंने डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को टी पुट करके देखा, उससे क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, तो मैंने किसको किया, ln ऑफ x को टी पुट किया। समझ में आया? अब इसको डिफरेंशिएट करो दो बोथ साइड, ये इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो बोथ साइड। तो ln ऑफ x का क्या होगा, 1/x, और x का क्या होगा, dx। ln ऑफ x का क्या होगा, 1/x, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx, और t का क्या होगा, dt। समझ में आया? या फिर ऐसे समझो, अगर तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आया तो ln ऑफ x का क्या होता है, 1/x, और t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dt/dx। होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? हाँ आया समझ में? तो मैं इस dx को मैं इधर भी लिख सकता हूँ। तो 1/x dx इज इक्वल टू आया dt। आया क्या समझ में? मैंने डिफरेंशिएट किया तो 1/x dx इक्वल टू क्या आया है, dt आया। अब देखो हमने डिफरेंशिएट करने के बाद ये जो वैल्यू है क्या इस क्वेश्चन में अवेलेबल है यहाँ पे देखो, इसको देखो, इसकी वैल्यू dt है कि नहीं है? है कि नहीं है? यस सर। dx/x की वैल्यू dt है, तो इसकी जगह मैं dt पुट कर सकता हूँ ना। तो क्या बनेगा इक्वेशन, ln ऑफ x की जगह तो मैं t पुट कर दूंगा, ln ऑफ x की जगह तो t पुट कर दूंगा, और dx/x की जगह क्या पुट कर दूंगा, dt। समझ में आया? आया समझ में? हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन आता है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t dt का t²/2 होगा, इसका t की पावर 1+1 अपॉन 1+1। समझ में आया क्या? आया समझ में? तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, t²/2 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, ये t की वैल्यू क्या थी, ln ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये आंसर है इसका। समझ में आया कैसा आया? यस समझ में आया सबको? हाँ सौम्या समझ में आया? रितेश लिखो इसको। फिर और क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि हमेशा ऐसी क्वांटिटी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, एज ए टी पुट कर देंगे, फिर उसका डिफरेंशिएट करने से हमें क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कोई चेंज ना मिले, मतलब आपने गलत वैल्यू को टी पुट किया है, कोई दूसरी वैल्यू को टी पुट करो। एक और क्वेश्चन देखो,
sec square x upon 10x dx। अब देखो इसका भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, है ना, तो हम ऐसे सोचेंगे कि किसको सब्स्टिट्यूट करूं, मेरी बात सुनो, किसको मैं सब्स्टिट्यूट करूं कि उसका डिफरेंशिएशन इसमें मिल जाए मुझे। तो देखो 10x को अगर मैं t पुट करूंगा और उसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो sec स्क्वायर x आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 10x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? sec स्क्वायर x dx आएगा कि नहीं आएगा? वो है इस क्वेश्चन में, समझ में आया? हाँ आया समझ में? यस में तो बोलो, समझ में आया क्या? अगर मैं sec स्क्वायर x को t पुट करूंगा तो sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होगा 2 sec x into sec x 10x। sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 sec x, पहले पावर सोल्व होगी चेन रूल से, फिर sec x का क्या होगा? sec x 10x, तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा 2 sec स्क्वायर x 10x। वो तो और क्वेश्चन टफ हो जाएगा उससे, तो समझ में आया क्या? तो किसको t पुट करें? sec स्क्वायर x को मैं t पुट करूं या 10x को t पुट करूं? बताओ किसको करूं t पुट? 10x को। ऐसी वैल्यू को t पुट करो, सब्स्टिट्यूट करो, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन में हो, समझ में आया? Yes. तो हम किसको पुट करेंगे? पुट 10x इक्वल टू t। अब दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड। अभी मैं लिख रहा हूं बट बाद में लिखने की जरूरत नहीं, हमें पता है जैसे ही t पुट करेंगे डिफरेंशिएट कर दो तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अच्छा t का क्या होगा? dt बाई dx, x के रिस्पेक्ट में, तो इस dx को मैं इधर ले जाऊं तो 10x का क्या होगा? sec स्क्वायर x dx। समझ में आया क्या? ऐसे लिख सकते हैं ना डायरेक्ट। 10x का क्या होगा? sec स्क्वायर x dx, और t का क्या होगा? dt। आया समझ में? डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, डिफरेंशिएशन पहले से आता है। तो यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू है ये तुम्हें यहाँ पर दिख रही है, तो इस पूरे की जगह हम क्या पुट कर देंगे? dt। तो क्या बन जाएगा? dt अपॉन 10x की जगह क्या पुट कर देंगे? t। समझ में आया? समझ में आया? तो dt बाई t इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 बाई एक्स dx का क्या होता है? ln ऑफ x, तो 1 बाई t dt का क्या होगा? ln ऑफ t प्लस c। आया समझ में? आया समझ में? अब t की वैल्यू पुट कर दो तो ln ऑफ 10x प्लस c। समझ में आ गया? Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें इंटीग्रेशन ऑफ 10x का कोई फॉर्मूला हमने नहीं देखा, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है हमारी लिस्ट में। क्यों नहीं है? क्योंकि डायरेक्ट इसका कोई रिजल्ट हमें याद नहीं रखता, ये डायरेक्ट सोल्व नहीं होगा। तो कैसे करेंगे? इसको हम लिख देंगे sin x अपॉन cos x इंटू dx। 10x को क्या लिख सकते हैं? sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं ना? हाँ, Yes, sir. तो अब इसमें cos x को t पुट कर दो और दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? Minus sign. माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, है ना? समझ में आई स्टेप? तो sin x dx यहाँ पर है हमारे पास, तो sin x dx की वैल्यू कितनी है? माइनस dt। तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे? sin x dx की जगह क्या पुट करेंगे? माइनस dt अपॉन cos x की जगह क्या पुट करेंगे? t। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस तो कांस्टेंट है, 1 बाई टी का क्या होगा? ln ऑफ t प्लस c। समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया? तो t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू क्या है? cos x प्लस c।
ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ कोटेक्स निकालना है तो क्या लिखेंगे, कोसेक्स अपॉन साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोटेक्स निकालना है तो क्या लिखेंगे, कोसेक्स अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स को टी पुट कर देंगे। समझ में आया क्या? हो जाएगा वैसा वाला भी। Yes. अब देखो एक और करते हैं। इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब बोलो किसको टी पुट करें? किसको टी पुट करें? X square plus 4x plus 5. plus 5. यस, ध्यान से देखो, इसका डिफरेंशिएशन ये है कि नहीं है? Yes, तो sir. हम किसको पुट करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू टी। ये पुट किया मैंने, है ना, क्योंकि डायरेक्ट मुझे इसका आंसर नहीं पता, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आएगा। तो डी एक्स इधर ले जाऊं। समझ में आया? Yes. हाँ, तो 2x प्लस 4 dx की वैल्यू आ गई dt, तो इसमें पुट कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा dt, नीचे आ जाएगा t। तो फिर से वही ln ऑफ t आएगा इसका, ln ऑफ t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दो, तो t की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस c। समझ में आया? Yes, sir. अब लग रहा है थोड़ा इजी सब्स्टिट्यूशन मेथड। बस एक हमें चूज करना है, कोई भी दो तीन चीजों में से एक को चूज करना है कि किसको टी पुट किया जाए। अगर आपने सही चूज किया तो आपका आंसर आ जाएगा एक ही बार में। अगर गलत चूज किया तो आप अटक जाओगे, तो फिर आपको दूसरा चूज करना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे आप अटक जाओ तो समझ लो आपने गलत वैल्यू को टी पुट किया है। आया समझ में? Yes, sir. हाँ, लिख लो इसको। लिख लिया? Yes. Yes. 1 minute. एक और करो। इसका करो। अब मुझे बताओ इसमें किसको टी पुट करेंगे? E raised to 1 by x. सिर्फ 1/x को टी पुट करो, सिर्फ 1/x को कर दो। वो फिर e की पावर t आएगा, तो e की पावर t का हमें आता है इंटीग्रेशन। सिर्फ 1/x को टी पुट करो, करो तुम ये सोल्व, और फिर डिफरेंशिएट करो। हो गया? तो इसमें किसको पुट करेंगे हम, 1/x को t पुट करेंगे। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर -1 का क्या होता है, -1 आगे आ जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगा। तो -1/x स्क्वायर dx इक्वल टू dt आएगा, इसका डिफरेंशिएशन, है ना? समझ में आया? तो 1/x स्क्वायर dx इक्वल टू -dt, ये वैल्यू हमारे पास है ना यहाँ, ये इसको हटा के बाकी जो बचा ये इसकी वैल्यू क्या है, dt है। समझ में आया? -dt है, तो उसकी जगह e की पावर 1/x की जगह तो t आ जाएगा, और बाकी जो बची वैल्यू उसकी जगह आ जाएगा -dt। ये समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes, सबको sir. समझ में आया ना? तो e की पावर t का क्या होता है, e की पावर t, तो आंसर क्या आएगा, e की पावर t प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर दो। ये आंसर है। आया समझ में? Yes, sir.
एक और कर लेते हैं लास्ट। साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसमें किसको टी पुट करेंगे? साइन क्यूब एक्स, हाँ, साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स नहीं, इसमें तुम कोस एक्स को टी पुट करो। देखो चलो, पूरे क्यूब को मत करो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है ना, तो या तो साइन एक्स को कर दो। समझ में आया क्या? हाँ, बट उसमें अटक जाएंगे। देखो कैसे, अगर मैं साइन एक्स को टी पुट करता हूं तो कोस एक्स डीएक्स हो जाएगा डी टी, तो ये क्या बनेगा? ये तो हो जाएगा टी क्यूब, फिर एक कोस एक्स बचेगा, है ना? फिर क्या बचेगा? एक कोस एक्स, और एक कोस एक्स डीएक्स से आ जाएगा डी टी। समझ में आया क्या? अब ये कोस एक्स बच गया, तो कोस एक्स की वैल्यू या तो डी टी बाई डी एक्स तो सोल्व नहीं हो पा रहा है। समझ में आया क्या? या फिर कोस एक्स की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू टी है, तो कोस एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो भी इंटीग्रेशन टफ हो जाएगा वो। समझ में आया क्या? तो हम अटक गए ना, साइन एक्स को हमने टी पुट किया तो अटक गए। समझ में आया क्या? तो किसको पुट करेंगे फिर? cos x, कोस एक्स को टी पुट कर दो। इसमें देखते हैं क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है क्या होता है तो करके देख लो। समझ में आया? तो क्या करेंगे, कोस एक्स को टी पुट किया मैंने, तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। समझ में आया क्या? है ना? अब इसको देखो, मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ऐसे लिख सकता हूँ ना? yes, हाँ, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह तो माइनस, सॉरी यहाँ डी टी आएगा, माइनस डी टी आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स की जगह टी स्क्वायर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? आया क्या समझ में? yes sir, हाँ, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, फिर ये कोस स्क्वायर एक्स, फिर ये साइन एक्स डी एक्स। अब वैल्यू पुट कर दो, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर कोस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा डी टी। समझ में आया क्या? yes, आया समझ में? अब ब्रैकेट ओपन कर लो, तो क्या बन जाएगा? माइनस टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 डी टी। समझ में आया? yes, अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, माइनस माइनस बाहर लेने दो, चलो टी स्क्वायर का क्या होगा? t cube टी by क्यूब बाई 3, और माइनस टी की पावर 4 का क्या होगा? टी की पावर 5 बाई 5 प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या थी? कोस एक्स, तो कोस क्यूब एक्स बाई 3 माइनस कोस की पावर 5 एक्स बाई 5 प्लस सी, ये आंसर है। समझ में आया क्या? हाँ, तो हमने कोस एक्स को टी पुट किया तो आंसर आया, साइन एक्स को किया था तो अटक गए थे। तो अगर समझ में ना आए किसे पुट करना है तो कर दो किसी को भी, अगर अटक जाओगे तो दूसरी वैल्यू पुट कर दो। समझ में आया? yes, हाँ, yes, आया समझ में? हाँ, लिख लो। सो इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें और भी क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ये रिवीजन करके आना। अगर कुछ क्वेश्चंस में अगर डाउट है तो एक बार और रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लेना, ठीक है? फिर भी समझ में अगर दिक्कत आ रही है तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछना। और ये क्वेश्चन जितने भी मैंने आज कराए, ये बिना देखे तुमसे हो रहे या नहीं हो रहे चेक करो इनको, बिना देखे ट्राई करो इनको, तुमसे हो पा रहे या नहीं हो पा रहे। जब तक नहीं हो पाएंगे ना तब तक आगे कम समझ में आएगा। समझ में आया? एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होंगे फिर मैं होमवर्क दूंगा तो ये सारे क्वेश्चंस खुद से होने चाहिए बिना देखकर। अभी तो तुम देख के लिख रहे हो, तो बिना देखकर करो ये सारे क्वेश्चन। समझ में आया? yes, लिख लो।